मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं तो एक कायर प्रधानमंत्री हूँ, मेरा गृह मंत्री कायर है, मेरा पूरा सरकार कायर है। ये कहाँ बोले? जरूरी नहीं है कि यही बोले कि मैं कायर हूँ। मोदी जी ने कहा घुसपैठी आ गए, मोदी जी ने कहा मैं कायर हूँ, घुसपैठी मेरे रहते हुए आ गए। मोदी जी कह रहे हैं हम घुसपैठियों को पकड़ेंगे कब? जब चुनाव आने वाला है तब। आप लोग डिबेट में जाते हैं, सारे लोग जाते हैं डिबेट, जो विपक्ष के लोग हैं, कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि एक ही जाति के एंकर क्यों हैं हर चैनल पर? तो एक जो वर्ग जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, आप देखेंगे सबका टॉपिक एक ही होता है ना? कहीं ऑफिस से आता है कुछ? हाँ, 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उनके मुंह से कभी भी आपने आरएसएस की तारीफ सुनी? नहीं सुनी। मैं आरएसएस को पूरे होशो हवासों के साथ कह रही हूँ कि आरएसएस एक उपद्रव मचाने वाला संगठन है। नहीं तो आपको ये लग रहा है कि आरएसएस उपद्रवी है? भाई वो लोग तो काम करते हैं, गली मोहल्ले में साफ सफाई का काम करते हैं, लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, हजारों स्कूल उन लोगों ने खोल रखे हैं। तो आप आरएसएस को उपद्रवी बोल रही हैं, और अगर ऐसा आप लोगों को लगता है तो बैन करिए भारत में उसको। हम चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मानते, हम भगत सिंह को नहीं मानते। हाँ, इनको फांसी हो गई होगी या गोली इनको लग गई होगी, मार लिए हो गए, लेकिन ऐसे व्यक्ति हमारे आइकन नहीं हो सकते। और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि आपका शो खराब हो रहा है कि नहीं खराब हो रहा है। मेरा 1 घंटे का टाइम जा रहा है, मुझे 1 घंटे जाने में, 1 घंटे आने में, 3 घंटे का आप पे करोगे क्या? करोगे? नहीं करोगे ना। हाउ डेयर आर यू? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि तुमने मुझे लठैत कहा? लठैत हमसे नहीं बोल सकते। किस मामले में मैं तुमसे कम हूँ? एजुकेशन के मामले में तुम्हारे पूरे खानदान से ज़्यादा हम लोग पढ़े लिखे होंगे, तुम हमें लठैत बोलोगे? एक टर्म आपके लिए भी गढ़ा जाएगा, आपके चैनल के लिए एक टर्म गढ़ा जाएगा, और उस टर्म से आपको डिमीन किया जाएगा, आपके चैनल को गिराया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद परमिंदर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव जी हैं। हम सब ने अब तक पॉडकास्ट में तमाम विषयों पर बात की है, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो मुद्दा चल रहा है, एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, देश में आरएसएस पर बहस हो रही है, प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के पक्ष में दिए जाने वाले भाषण पर बहस हो रही है, और किस तरह से एक उपराष्ट्रपति के गायब हो जाने की भी खबरें चल रही हैं कि वो बहुत समय से दिख नहीं रहे हैं। दोस्तों, मैं कंचना जी का टॉक विद परमिंदर में स्वागत करता हूं। बहुत और शुक्रिया। कंचना जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आजकल आप क्या कर रही हैं? डिबेट में जब आप जा रही हैं तो वहाँ पर क्या बहसें हो रही हैं? वहाँ पर बहसें जो हो रही हैं वो आपके बहस से तो बिल्कुल अलग है। हाँ। वहाँ पर बहसें ये हो रही हैं कि देखो देखो मोदी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। देखो देखो मोदी जी ने तो घुसपैठियों को पकड़ने की बात की और इनको मिर्ची लग रही है। मोदी जी ने 11 साल में कोई घुसपैठिए नहीं पकड़े। तो मैं एक बस उदाहरण दे रही हूँ आपको कि वहाँ पर बस यही हो रहा है कि मोदी जी को कैसे बचाया जाए। मोदी जी जो 2014 में गुब्बारा फुलाकर आए हुए थे कि कितने महान हैं, उनकी महानता को कैसे बचाया जाए। लेकिन मोदी जी हर रोज़ अपने कायरता को प्रूव करते हुए जा रहे हैं। बिहार में कल वही कायरता प्रूव किए हैं। अगर आप पूछेंगे बाद में कि कैसे, तो हम बताएंगे आपको कैसे। कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं तो एक कायर प्रधानमंत्री हूँ, मेरा गृह मंत्री कायर है, मेरा पूरा सरकार कायर है। ये कहाँ बोले? जरूरी नहीं है कि यही बोले कि मैं कायर हूँ। आप कल प्रधानमंत्री जी गया जी में गए थे। तेजस्वी जी ने कहा गया जी में आज जुमला जी आए थे। ठीक है, वहाँ जाके फिर वही जो रोड बना है, वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का मोदी जी 4 बार उद्घाटन करते हैं जी। जुमला जी नहीं है तो क्या है? 2014 से 11 साल में आप सरकार में रहें, प्रधानमंत्री रहें, और जब चुनाव आता है तभी आपको घुसपैठिए दिखाई देते हैं। मोदी जी कल कह रहे हैं कि मैं गया जी से कहना चाहता हूँ कि ये जो विपक्ष वाले घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम घुसपैठियों को निकाल कर रहेंगे, घुसपैठिए इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। हम कह रहे हैं मोदी जी आप अपने आप को कायर क्यों कह रहे हो? घुसपैठिए पकड़ना, परमिंदर जी आप बताइए, केंद्र सरकार का काम है कि राज्य सरकार का काम है कि विपक्ष का काम है? केंद्र सरकार का काम है ना।
अमित शाह जी का कायदे से काम होना चाहिए, गृह मंत्री हैं, तो कैसे आपके रहते हुए घुसपैठी आ गए? पहला सवाल। मोदी जी ने कहा घुसपैठी आ गए, मोदी जी ने कहा मैं कायर हूँ, घुसपैठी मेरे रहते हुए आ गए। मोदी जी कह रहे हैं हम घुसपैठियों को पकड़ेंगे कब? जब चुनाव आने वाला है तब। 14 साल से 2014 से क्या कर रहे हैं आप? 11 साल से। तो मोदी जी ने इनडायरेक्टली कहा कि मैं कायर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ जुमला दे सकता हूँ, मैं सिर्फ भाषण दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। यही हो रहा है बिहार में, और इसी को लेकर हम हर रोज़, जैसा आप कह रहे हो कि टीवी डिबेट में जाते हैं, वहाँ मोदी जी को महान बताया जाता है, हम कहते हैं नहीं मोदी जी महान नहीं, मोदी जी तो कायर है। यही चल रहा है। नहीं तो आप ये जो बोल रही हैं कि एक प्रधानमंत्री के लिए पहली बात है कि आप कायर शब्द का प्रयोग कर रही हैं। दूसरा ये है कि जब आप ये बोल रही हैं कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं या फिर जो उनका सिस्टम एक है जो बहुत सालों से चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि घुसपैठिए के पीछे कोई गहरी साजिश है, किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की कोशिश है, या वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घुसपैठिया बताकर बाहर किया जाए? देखिए, पहली बात तो परमिंदर जी, कायर मैं उन्हें नहीं कह रही हूँ, कायर वो खुद अपने आप को कह रहे हैं। 2002 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय कहते थे भाइयों और बहनों, ये जो रुपया गिरता है ना डॉलर के मुकाबले, ये रुपया नहीं गिरता है, ये प्रधानमंत्री जी की आबरू गिरती है। ये प्रधानमंत्री तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब ये भाषा बोलते थे। तो एक प्रधानमंत्री की आबरू तब गिरती थी जब डॉलर के मुकाबले रुपया 55 रुपये सिर्फ था। आज 87-88 रुपये हैं। प्रधानमंत्री जी की आबरू गिर ही नहीं रही है। तो 2002 में जब चुनाव को 6 महीने के लिए गुजरात में टल गया था, तो धर्म कैसे कि सोनिया गांधी जी ईसाई हैं, चुनाव जो प्रमुख कमिश्नर ईसाई हैं, और दोनों जो चर्च में जाकर मिलते हैं, तो धर्म को लेकर इस तरह से चुनाव आयोग को घेरे थे। तब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था क्या नहीं हुआ करती थी। भाइयों और बहनों, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस छीन कर ले जाया जाएगा, ये टोपी पहन कर आने वाले, ये कपड़ों से पहचाने जाने वाले, ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है। तो आप हम अगर प्रधानमंत्री को कायर कह दें तो इसमें क्या गलत है? जी। सबसे पहली बात। और दूसरा, जो आपने घुसपैठियों का सवाल पूछा, होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, हमने कहा कि इस देश में घुसपैठी होने चाहिए? हमने तो नहीं कहा कभी। तो आप यह बताइए कि जब 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, सिर्फ 1822, ये केंद्र का आंकड़ा कहता है, 1822 घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किए हैं 2014 से। और आपको 10 साल का मैं आंकड़ा बता देती हूँ, यूपीए सरकार में 87,000 घुसपैठियों को यूपीए सरकार ने डिपोर्ट किया था। आप 11 साल से 1822 को सिर्फ डिपोर्ट करने की बात की हो, वो भी आइडेंटिफाई की हो, डिपोर्ट किए हो या नहीं, आपकी सरकार कोई आंकड़ा ही नहीं देती। और हमारी सरकार यूपीए में जब बनी थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी केंद्र में, 87,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला था। तो भाइयों और बहनों, घुसपैठियों को कौन रखा है अंदर? भाइयों और बहनों, आपकी लाल लाल आंखों से घुसपैठिए क्यों नहीं डरे? आप तो चीन को डरा देते हो, लेकिन घुसपैठिए घुस आए और आपकी लाल लाल आंखों से डरे ही नहीं। तो कमजोर नहीं हो आप, तो कायर नहीं हो आप, तो हो क्या आप? बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि चीन से जहाँ डरने डराने की बात है, चीन टेक्नोलॉजी में हम सब जानते हैं कि बहुत आगे है। जब देश का सवाल होता है तो लोग अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि जो गलवान घाटी और तमाम बातें की गई, विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाता है कि चीन में कुछ ज़मीन कब्जा की है भारत की। ये बात जो होती है, आपको ये नहीं लगता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो चीन से उस तरह सामना नहीं कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री कर रहे थे? आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसी बातचीत नहीं करते हैं कड़ाई के साथ? देखिए, आपको एक पार्लियामेंट में एक वक्तव्य याद होगा कि जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, पाकिस्तान नहीं। ये समाजवादियों का हमेशा से सोच रहा है, और समाजवादी हमेशा से दूरदर्शी रहे इस चीज़ को लेकर कि हम पाकिस्तान चिल्लाते हैं, पाकिस्तान में औकात नहीं है। हमारा जो दुश्मन है सबसे बड़ा, वो पाकिस्तान नहीं, चीन है। आज वही हुआ। आज जब पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो पाकिस्तान को सपोर्ट किसने किया? चीन ने किया।
चीन ने खुलेआम किया, और यह कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के विदेश मंत्री कहते हैं, विदेश मंत्रालय कहता है कि चीन ने सपोर्ट किया पाकिस्तान का हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। और उसी चीन के मंत्रियों के साथ जाकर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हंसते हंसते फोटो खिंचाते हैं। भूल जाते हैं किस लोग की जो शहादत हुई है, जो किस लोग मारे गए हैं पहलगाम में, भूल जाते हैं। और आप जाकर वहीं चीनियों से आप हाथ मिलाकर फोटो खिंचवाते हो हंसते हंसते। जब ट्रंप, जिनके लिए आप हवन करते हो जीतने के लिए, है ना, अब की बार ट्रंप सरकार, वही ट्रंप जब आपको आंखें दिखाते हैं और टैरिफ लगाते हैं, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 से ज़्यादा बार ट्रंप और उनकी कैबिनेट ये चीज़ बोल चुकी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने कराया। तो प्रधानमंत्री होने के नाते आपका दायित्व बनता था कि इस मुल्क को आप झुकने न दो। प्रधानमंत्री होने के नाते आपका ये दायित्व बनता था कि इस देश के पार्लियामेंट से आप एक आवाज़ दो कि हमारे साथ 140 करोड़ जनता खड़ी है और हमारे साथ इस देश का विपक्ष भी खड़ा है। ट्रंप, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बेशक, हमने आपको अपना दोस्त माना, लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो आप हमारे दोस्त नहीं हो सकते, आप हमारे मुल्क को नहीं झुका सकते। हमारा संविधान कहता है कि वी आर ए सॉवरिन नेशन, जिसका मतलब होता है कि हमारी सरकार, हमारा देश अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल मुद्दों पर अपनी राय के लिए, अपने ओपिनियन के लिए, अपने प्रस्ताव के लिए, अपने हर एक काम के लिए किसी बाहरी दबाव के साथ काम नहीं करेगा। तो आप इस देश के जो सॉवरिन प्रिंसिपल है उसके साथ मजाक होते हुए देखे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन बिल से निकले नहीं। तो आप बताइए कि जब चीन के साथ आप जाकर फोटो खिंचवाते हो, और पता है आपको 7 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं। कारण ये, पहले इन्होंने तो पापा अपने डोनाल्ड ट्रंप को बनाया कि नहीं बनाया, फिर रूस को बनाया, फिर जब वहाँ फिर इजराइल को बनाया, फिर अब चीन की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है प्रधानमंत्री जी? आप फॉरेन पॉलिसी में फेल हो। हमारे आस पड़ोस के जितने भी मुल्क हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी चल रही थी, हमारे देश का बंटवारा होकर पाकिस्तान बना, लेकिन बांग्लादेश जो हमारा सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था, आज दुश्मन क्यों है? आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ। नेपाल, जिसके ताल्लुक हमारे देश से अच्छे थे, आज वो चीन के गोद में क्यों बैठा है? श्रीलंका, जो हमारे जस्ट नीचे से निकलता है, हमारे से अच्छी दोस्ती थी, आज वहाँ तक पूरे सी को क्रॉस करके, पूरे समुद्र को क्रॉस करके आज चाइना वहाँ तक पहुँच गया है, और हमारे मुल्क को हर तरफ से चाइना आज घेर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताए कहाँ हैं? तो हम उनको कायर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे जी? आप बताइए ना, कायर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उनको? आपने अभी इजराइल का नाम लिया। इजराइल और जो फ़िलिस्तीन और जो गाज़ा की बात की जाती है, एक बतौर हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पर और एक बतौर जी मनुष्यता के दायरे में सोचने वाले व्यक्ति के तौर पर आप क्या महसूस करती हैं कि भारत को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए या फ़िलिस्तीन के साथ? क्योंकि भारत का रिश्ता फ़िलिस्तीनियों के साथ बेहतर रहा है, गाज़ा के साथ बेहतर रहा है। हाँ। और हमारी ये नीति रही है, हमारी ये दृष्टि रही है कि हम कमज़ोरों के पक्ष में खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको एक बतौर नागरिक लगता है कि भारत को इजराइल और फ़िलिस्तीन में से किसको चुनना चाहिए? देखिए, मैं अगर अपनी बात बाद में कहूँ, हाँ, हमारे देश में जो नायक कहे जाते हैं, हाँ, जो चाहे गांधी जी हो, है ना, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे बाद में लोहिया जी आए, और चाहे लालू जी सदन में पहुँचे, चाहे नेताजी मुलायम सिंह सदन में पहुँचे, और इनफैक्ट मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कोट करूँगी, वो तो बीजेपी से थे जी, मैं उनको भी कोट करूँगी। इन लोग का हमेशा स्टैंड रहा है कि इस देश में या देश के बाहर, इस पृथ्वी पे हमारी जो मानवता कहती है, हमारी जो संस्कृति कहती है, जो प्रिंसिपल कहता है, जो संविधान कहता है, वो यह कहता है कि आप हमेशा कमज़ोर वर्ग के साथ खड़े हो। जब गाजा में, फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बम फेंके जा रहे हैं, घर के घर तबाह किए जा रहे हैं, तो ऐसे समय पे जो क्रूएल्टी कर रहा है, हम उस इजराइल के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं? कभी नहीं खड़े हुए। यहाँ पर इनफैक्ट इस देश में भी, इस भारत में भी, जब कोई तानाशाह सरकार बनी, आप इमरजेंसी की बात कर लीजिए या अभी की बात कर लीजिए, जब कोई डिक्टेटरशिप रोल में आ जाता है
तो इस देश का विपक्ष हो, इस देश का मीडिया हो और इस देश का जो आम नागरिक हो, सिविल सोसाइटी हो, कोई भी हो, हमेशा उस तानाशाह के खिलाफ खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन आज के समय पर देखिए तो ऐसा लगता है कि जो 4 पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का, मीडिया उसमें से गायब है, रीढ़ विहीन हो चुकी है मीडिया। पर ये मीडिया जो इतना संवेदनहीन है कि वो गाजा के बच्चों को, भूख से मरते हुए बच्चों की, या बम से मारे जा रहे बच्चे, या बारूद से मारे जा रहे बच्चों का दृश्य क्यों नहीं दिखता भारत की मीडिया को? क्या आपको लगता है कि किसी भी देश का मीडिया इतनी क्रूरता की हदें पार कर देगा कि इजराइल के पक्ष में लगातार बोलेगा और भारत में जो सवाल उठाएगा उस पर उसको देशद्रोही बताएगा, उसको बोलेगा कि ये गाजा और फिलिस्तीन के साथ है तो आतंकवादियों के साथ है? सही कह रहे हैं आप। देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जैसा कि आपने कहा कि भूख से मारे जा रहे हैं बच्चे, हाँ। और इतनी क्रूएलिटी कि आप उनके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे हैं। ये खड़े हो जाएंगे जिस दिन ना, इनको भी मालूम है कि इनके बच्चे भूख से मारे जाएंगे। कारण ये है कि आज जो भी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो भी कोई कुछ बोलता है, यूपीए लगा दो, एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो, नौकरी हटवा दो, सस्पेंड कर दो। तमाम जो ये तरकीबें इन्होंने निकाली हैं, जिस दिन कोई भी अपनी रीढ़ करके आपको लगता है कि इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ और जो बच्चे मारे जा रहे हैं गाजा फिलिस्तीन में, उनके सपोर्ट में बोलने लगेंगे ना, इनका भी रोजी रोजगार छीन लिया जाएगा। कई सारे मीडिया तो अडानी ग्रुप के अंदर अब तो आ गई हैं, इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इनके भी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है मनी के द्वारा, मनी इन्फ्लुएंस के द्वारा। आप तो देखते होंगे कि ऐसे अगर आप शाम में टेलीविज़न डिबेट ओपन कर लीजिए, 5 बजे से लगभग शुरू हो जाता है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो एक जो वर्ग जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, आप देखेंगे सबका टॉपिक एक ही होता है ना? कहीं ऑफिस से आता है कुछ, हाँ, सबका टॉपिक एक ही होता है, सबका सवाल एक ही होता है, और सबका जो प्लान होता है पूरा ना, वो एक ही होता है। और उसी में वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम पर। ये वरिष्ठ पत्रकार कौन है? कुछ आप कभी आपकी भिड़ंत हुई किसी वरिष्ठ पत्रकार से जिसका आप नाम लेना चाहेंगे? देखिए, नाम लेकर, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाम लेकर मैं आपके चैनल पे उनको प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार के नाम पे संघ से भरे जाते हैं लोग, जातिवादी लोग, मनुवादी लोग और समर लोग। बस इतना कह रही हूँ। ये जितने भी वरिष्ठ पत्रकार होते हैं ना, सबकी जाति एक ही है, सबकी जाति एक ही है। और ये जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं ना, सबकी जाति एक ही होती है। और कहाँ से आते हैं बता देते हैं आपको, संघ से सीधे भरे जाते हैं ये लो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इनको बैठाओ, ये लो इनको जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठाओ, ये लो इनको डेटा एनालिस्ट के तौर पर बैठाओ। समझे? तो वहाँ से तय हो रहा है कौन पॉलिटिकल एनालिस्ट होगा, कौन डेटा एनालिस्ट होगा, कौन वरिष्ठ पत्रकार होगा, और सब के सब एक ही जाति के, जातिवादी। और कभी कभी कुछ कुछ चैनल हैं जो थोड़ा शर्म कर लेते हैं, तो बैलेंस करने के लिए एक आग जो है इधर से भी बैठा लेते हैं। लेकिन जो इधर से भी बैठाते हैं ना, वो भी उसी जाति के होते हैं। अच्छा, जाति एक ही रहेगी। तो इधर वाले भी वही हैं, उधर वाले भी वही हैं। तो एक बात बताइए, इतने साल से सत्ता में रूल किसने किया? इतने साल से मंडल कमीशन आने के बाद, नेताजी के आने के बाद, बहन जी के आने के बाद, लालू जी के आने के बाद, शरद जी के आने के बाद, तो ये परिवर्तन हुआ ना कि आज परमिंदर जी पॉडकास्ट कर रहे हैं और मैं परमिंदर जी के चैनल पे बैठी हुई हूँ। नहीं तो यहाँ पर कोई वरिष्ठ पत्रकार होते और यहाँ पर कोई वरिष्ठ एनालिस्ट होती और दोनों की जाति एक ही होती, इस तरह से। तो वही मैं कह रही हूँ कि एक परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन के बाद भी अभी जो वो संस्थान है मीडिया ना, उसमें एंकर भी वही हैं, उसमें वरिष्ठ पत्रकार भी वही हैं, उसमें खासकर बीजेपी से आने वाले उसमें सारे प्रवक्ता भी लगभग वही हैं। तो इस तरीके से जो है अभी सिस्टम उन्हीं का है, हम लोग इस सिस्टम में इनक्रोच कर रहे हैं। 2 मिनट के टाइम पे आपको, कंचना जी, आपको 30 सेकंड दिया जाता है, आप अपनी बातों को कंप्लीट करें। 30 सेकंड तो मुझे सांस लेने में लग जाएगी। 30 सेकंड आपको दिया जा रहा है, बात अपनी खत्म करें, तो ऐसे होता है। 30 सेकंड में मैं 20 सेकंड बोली,
अरे आपको तो बांग्लादेश पे सवाल पूछा गया था, आपने बांग्लादेश पे जवाब नहीं दिया। अरे भाई साहब मेरा 20 सेकंड अभी बाकी है उसमें बोल दूंगी, पहले ही रोक देंगे। पहले ही रोक देंगे। अरे फिर माहौल बनाएंगे, देखिए इनके पास घुसपैठियों को लेकर कोई जवाब नहीं, मुझे जवाब देने दो तब ना जवाब है भाई। आप नाम नहीं ले रही, मैं नाम ले रहा हूँ। एक हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वो सारी महिलाओं को या जो भी पुरुष एंकर हैं, मतलब पुरुष प्रवक्ता हैं अदर पार्टियों के, सबको वो जातिवादी बोलते हैं। बिल्कुल। एक है मैं कुछ वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पर, मतलब ये हल्का सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बोला है। जैसे ब्रह्मांड के बारे में बोला है, कैसे बना है, धरती कैसे बनी है। तो किसी ने बहुत सारी चीज़ों पे लोग फैक्ट चेक करते हैं और ये बताते हैं कि वो हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। आपको भी लगा कभी सामने, क्योंकि अभी मैंने वीडियो उनके साथ आपका देखा है। अरे मैं परमिंदर जी आपको बता नहीं सकती हूँ झूठ बोलते हैं कितने कॉन्फिडेंस से। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि उन्होंने क्या है कि दोहा चौपाई रामचरितमानस इधर उधर से उठा के 2-4 रट लिया है, ठीक है। अटल बिहारी की कविताएं। हाँ वो रट लिए हैं, वही सारे 2-4 लाइनें रट लिए हैं। फिर वही टेलीविजन पे बैठते हैं, मीडिया कहती है देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या आरजेडी के प्रवक्ता को धो दिया। धो दिया? कैसे धो दिया भाई, मैं धो दी, ठीक है। उनका थंबनेल देखा करिए आप। हाँ। वीडियो तो आ जाए किसी भी तरह, थंबनेल देखा करिए। एंकर ने लगाया आरजेडी प्रवक्ता की क्लास। कैसे भाई, क्लास तो मैंने लगाई आपकी ठीक है। एंकर ने बोलती बंद कर दी, बोलती तो मैंने बंद की थी। तो ये जो थंबनेल का ये कॉन्सेप्ट है ना, उसमें मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस चैनल पे मैं गई, मैंने अपनी बात रखा, सवाल पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी इन्होंने मुझे ही क्लास लगा दिया। तो इस तरह से होता है। फिर अभी मैंने क्या शुरू किया है कि मैं अपना क्लिप कट करके जहाँ मैं बोल रही हूँ, जहाँ उनका सवाल है, मैं खुद अगर मान लीजिए मैं डाल दे रही हूँ, ठीक है। कल एक एंकर का मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कोट रिट्वीट करके मेरे चैनल पे ट्विटर पे लिखा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मेरे प्रश्नों को हटाकर सिर्फ अपना ही जवाब दिया जा रहा है। मैंने उनको रिट्वीट किया। मैंने बोला अमीश देवगन तो नहीं, नहीं एक मोहतरमा थी। मैंने उनको बोला खामोखा आप मेरी सस्ती लोकप्रियता को आप बढ़ा रही हैं अपनी टिप्पणी करके। क्यों बढ़ा रही हैं? आप मत टिप्पणी करिए, मेरी सस्ती लोकप्रियता बढ़ जाएगी। और रही बात कि मैं आपका सवाल भी डाल दे रही हूँ भाई, तो आपके जो थंबनेल पे ये है ना, आपने मेरी क्लास लगाई, आपने मेरी ये कर दी, आपने मेरी वट लगा दी, आपने मेरी हेकड़ी निकाल दी, ये सब किस लोकप्रियता के लिए है भाई? तो इस तरीके से ना ये समझिए कि 1 घंटे का अगर डिबेट है तो एक प्रवक्ता को मुश्किल से 2 मिनट मिलेगा 1 घंटे की डिबेट में। अपोजिशन के प्रवक्ता को मैं बोल रही हूँ 2 मिनट में 10 बार एंकर खुद इंटरप्ट करेगा और फिर कहेगा देखिए इनके पास जवाब ही नहीं है। फिर मैं ऐसे चैनलों को जो बीच में करते थे, मैंने बायकॉट करना शुरू कर दिया। फ़ोन करिए, मैं जुड़ूंगी ही नहीं। फिर नहीं मैडम आप जुड़िए, आपको हम प्रॉपर टाइम देंगे, आपको हम इंश्योर करेंगे आपको प्रॉपर टाइम मिले। तो हमने सीधे बोला भैया देखो हमको नेम फेम का और इस तुम्हारे चैनल पे बैठकर जो है हमको फेम नहीं चाहिए। हम अपनी पार्टी के वकालत करने आ रहे हैं। अगर हम आ रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं, तो तुम्हें इंश्योर करना है कि उतना टाइम मुझे मिले जितना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मिले, अदरवाइज फिर मैं नहीं आऊँगी, मुझे कोई आने की ज़रूरत नहीं है जी। तब अभी जो है थोड़े जो है कि नहीं इनको भाई टाइम दो, नहीं तो ये बीच डिबेट में छोड़ कर चले जाएंगे। और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का कि आपका शो ख़राब हो रहा है कि नहीं ख़राब हो रहा है। मेरा 1 घंटे का टाइम जा रहा है, मुझे 1 घंटे जाने में 1 घंटे आने में 3 घंटे का आप पे करोगे क्या? करोगे? नहीं करोगे ना। तो अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने पार्टी के, आई डिजर्व प्रॉपर टाइम। नहीं, ये जब आप ये मीडिया के बारे में देखिए, हम बातचीत मीडिया के बारे में कर रहे हैं, तो सबसे जो मेरा एक सवाल है, मतलब नाम लेके मैं पूछ लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बात हवा में की जाए। मैं इधर देखता हूँ तो रवीश कुमार हैं, ठीक है, उनकी भी जाति का क्या है, किस लोकेशन से आते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इधर आप आएंगी तो पूर्ण प्रसून वाजपेयी हैं, अभिषार शर्मा हैं, साक्षी जोशी हैं, कोई सिंह भी हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं तो इधर फलाने पांडे हैं, तो फलाने द्विवेदी हैं। तो ये मीडिया में एक ही जाति समुदाय के लोग क्यों हैं? अंजना कश्यप हैं, चित्रा त्रिपाठी हैं। मेरा ये सवाल कंचना जी है कि आप लोग डिबेट में जाते हैं, सारे लोग जाते हैं डिबेट, जो विपक्ष के लोग हैं, कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि एक ही जाति का एंकर क्यों है हर चैनल पर? नहीं, देखिए ये सवाल, इस सवाल का जवाब के लिए बहुत गहराई में एक तो जानना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल हम करते हैं, ऐसा नहीं कि ये सवाल हम नहीं करते। पहली बात,
इस पे भी दो भाग करके देखना पड़ेगा, हम्म बिफोर मंडल कमीशन एंड आफ्टर मंडल कमीशन। हम्म ठीक है, हम्म मंडल कमीशन जो आया है उसको लोग बस यहाँ तक सीमित कर दिए हैं कि अरे इनको सरकारी नौकरी मिल गई, अरे इनको तो यहाँ पर इनका एडमिशन हो गया। यहीं तक सीमित नहीं करना है मंडल कमीशन के इफेक्ट को। यह भी कहना है कि ठीक है, मंडल कमीशन से आरक्षण मिला, आगे बढ़े, पुश मिला एक, तो उसमें कितने परमिंदर अंबर निकले जो अपना चैनल खुद चला रहे हो, राइट? उसमें कितने लॉयर निकले जो कि अपने समाज को, परेशानियों को, हर एक समस्याओं को लेकर डिफेंड कर रहे हो कोर्ट में। मैं जवाब दे रही हूँ। तो जैसे ही इनको लगा कि ये तो जो हमारा सिस्टम बना था जिसमें हम सारे अपर कास्ट के लोग बैठे हुए थे, ये तो मंडल कमीशन की वजह से हिल जाएगा। बच्चे पढ़ने लगे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल खुलने लगे हैं, अब तो एंकर बन जाएंगे, अब तो हमारी जगह लेकर चले जाएंगे। सबसे पहले यही मीडिया वाले, यही एंकर ओबीसी आरक्षण को गाली देना शुरू करते हैं क्योंकि उनको अपनी कुर्सी का खतरा होता है। वो तो कुर्सी अलग बात है कि पॉलिटिकल कुर्सी, उसकी लड़ाई अलग है, लेकिन ये जो एंकर लड़ते हैं ना, ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं। भाजपा का समर्थन ये लोग करते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और मैं किसी, शायद उर्मिलेश जी को मैं सुन रही थी एक बार, उर्मिलेश जी ने कहा, या किसी वरिष्ठ पत्रकार को ही, तो उन्होंने कहा कि उनसे कोई सवाल पूछा कि ये क्यों अचानक से मोदी के आते ही ये लोग अपनी जातिवादी रवैये को इस तरह से खुल के और आइडियोलॉजी को खुलकर दिखाने लगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि खुलकर दिखाने लगे वो अलग बात है, ये लोग अंदर से वही थे, हमेशा से वही थे। इनको एक मोदी जी के आने से शरण मिल गया। ये सब इनके जो अंदर आइडियोलॉजी भरी हुई थी ना, वो अपने आप निकल गई बाहर। कुछ तो डर के मारे कर रहे हैं, कुछ तो वैसे ही हैं। वो तो लाज और डर और पत्रकारिता धर्म और ये सब लेकर थोड़ा बहुत दिखा देते थे, पहले दिखा देते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये अपने असली अवतार में उतर गए। ये सब वही हैं, ये सब के सब सारे एंकर जो बैठे हुए हैं सब एक ही जाति के मिलेंगे आपको, सब के सब जातिवादी हैं, सब के सब मनुवादी हैं। और एंकर जो लड़ते हैं हम सब से ना, एंकर जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं ना, एंकर जो जहर फैलाते हैं कि आरक्षण से मेरिट और ये सब ना, दरअसल उनको अपनी कुर्सी का डर है। उनको मालूम है कि कल का एक ओबीसी एंकर बन सकता है, कल को एक एससी एंकर बन सकता है, एसटी एंकर बन सकता है। और आप यह भी जान लो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम से ओबीसी एससी एंकर रहे ही नहीं, एक दो आए हुए थे। मैं नाम क्या लूँ उनको, एक जाट थे समाज से, है ना, और एक और ऐसे ओबीसी से थे, उनको इस तरह से खत्म कर दिया गया। बड़े चैनल पे थे, ब्लैक एंड व्हाइट चलाते थे, समझ गए ना, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट अब चलाती हैं, हाँ मैडम, अंजना कश्यप जी चलाती है। उनको हटा के कहाँ कर दिया गया, डीडी न्यूज पे। डीडी न्यूज कितने लोग देखते हैं? कहने को ऑडियंस जैसा ये क्लेम करते हैं आज तक की ज्यादा है, डीडी न्यूज कम लोग देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट चलाते थे वो, उनको उठाकर डीडी न्यूज में कर दिया गया। ब्लैक एंड व्हाइट जो है अंजना कश्यप चलाती हैं, है ना। और ऐसे ही एक जी न्यूज में प्रवक्ता थे जो बहुत बदनाम हुए, शराब वराब पी के गिर जाते हैं, राइट। आपकी बड़ी बहस हुई थी। मेरी बहस हुई थी, कहाँ गए हो? चौरसिया भी ओबीसी समाज से आते हैं, खत्म कर दिए गए सिस्टम से। ये लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए मोदी भक्ति मोदी भक्ति मोदी भक्ति करते रहे, कितना भी कर लीजिए मोदी भक्ति, लेकिन ये जो जातिवादी सिस्टम है ना, आप भक्ति कर लीजिए लेकिन जातिवादी सिस्टम आपको बाहर कर देगी। इन दोनों को बाहर कर दिया। तो दीपक चौरसिया जी पी कर बैठते हैं, आप बोलेंगे तो नाराज नहीं होंगे, सुनेंगे तो? देखिए, ये तो पूरा देश ने देखा हुआ है, ये तो पूरा देश ने देखा हुआ है कि स्टूडियो में अपने डिबेट करते करते गिर गए थे। ये तभी से तो उस चैनल से निकाल दिया गया था, फिर दूसरे चैनल में गए, फिर वहां से निकाल दिया गया, है ना, फिर किसी शो में गए। कुछ कर रहे हैं अभी अपना किसी और चैनल पे बैठे हुए। एक दिन तो मैं जुड़ी थी, कोई छोटा सा चैनल है, स्टेट चैनल कोई है, उसमें कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ परमिंदर जी, कहने का तात्पर्य यह है कि दो चीजें हैं, एक तो आप मोदी भक्ति करो, दूसरा जो है कितना भी कर लो, लेकिन ये सिस्टम में, मीडिया सिस्टम में बैठने वाले जातिवादी जो एंकर है ना, वो आपको ऐसे साइड करेंगे। आप भक्ति कर लो, आप उनके पैर पड़ लो, आप कुछ भी कर लो, कुर्सी भले पॉलिटिकल कुर्सी बदल जाए भले, लेकिन मीडिया वाले अपनी कुर्सी हमेशा बचा कर रखना चाहेंगे। जी, आप
ये बात कर रही हैं तो लोग बोलते हैं कि एक सिस्टम है जो भारत में काम करता है, जो आरएसएस का है, और उसके अलावा इस देश में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो भारत पे कब्जा जमाए हुए बैठा। लोग मानते हैं कि आरएसएस का कब्जा है, कोई भी सरकार आए चलनी उनकी है, उनके मुद्दे रहेंगे, उनके वो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ़ की और उनके योगदान को बताया, क्योंकि अब तक इतिहास में लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई तिरंगे को नहीं गोल कर मानते हैं, 3 रंग अपने आप में अशुभ है, ये सारी चीज़ें मानी जा रही थी। लेकिन आरएसएस को पहली बार प्रधानमंत्री ने बताया कि उनका भारत की आज़ादी में एक योगदान है। आप क्या समझती हैं? आपने कभी देखा है आरएसएस वालों को शाखा वगैरह में जाते हुए? नहीं, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इतना तो हिस्ट्री मैं भी पढ़ी हूँ। हाँ। 1925 में आरएसएस बना। हाँ। आपको मालूम है कि उस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, गांधी जी भी आ चुके थे, अंबेडकर जी थे, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे उसके पहले से। अब जो साल्ट सत्याग्रह, नमक जो सत्याग्रह गांधी जी का चलता है, तो उसमें जानते हैं क्या होता है? आरएसएस कहता है कि आरएसएस का मेंबर रहते हुए, आरएसएस के किसी पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति गांधी जी का नमक सत्याग्रह नहीं ज्वाइन कर सकता। आरएसएस ने यह आदेश निकाला, ठीक है। खुद अगर आरएसएस श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने रिजाइन किया अपने पद से, उसके बाद गए थे वो सॉल्ट सत्याग्रह में, लेकिन बोले कि आरएसएस के पद पे रहते हुए, आरएसएस का मेंबर रहते हुए कोई गांधी जी के आंदोलन का पार्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब 1930 में है ना झंडा फहराया जाना था, नेहरू जी ने कहा कि ये झंडा फहराया जाएगा, उसी समय आरएसएस कहती है कि हम इस 3 कलर को मानते ही नहीं है, 3 कलर अशुभ होता है, हम इस झंडे को ही नहीं मानते, झंडा भगवा होना चाहिए। उस समय भी था कि हम तिरंगे को नहीं मानते, और ये तिरंगे में हरा रंग है, हरा रंग क्योंकि ये लोग जोड़ देते हैं मुसलमानों से, राइट। तो हरा रंग नहीं होना चाहिए, हम तिरंगे को नहीं मानते। उसमें कोई आरएसएस का नहीं गया, उस झंडे का बाइकॉट किया और बोला कि यह झंडे को कभी भी कोई भी हिंदू, इस अशुभ रंग को और इस 3 कलर को कोई भी हिंदू नहीं मानेगा। कोई भी हिंदू का कहने का तात्पर्य उनका था आरएसएस नहीं मानेगा। फिर 1942 आता है, 40 आता है, उसमें जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है तो आरएसएस तब भी कहती है कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे, और आरएसएस ने नहीं किया। और आपको यह भी मालूम हो कि जब सुभाष चंद्र बोस जी अपनी आर्मी बना के आज़ाद हिंद फौज लेकर आ रहे होते, बर्मा तक पहुंचे होते हैं, तो यही आरएसएस कहती है कि जाओ जगह जगह अपनी शिविर लगाओ। आरएसएस को ऑर्डर होता है आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जगह जगह अपनी शिविर लगाओ, उस शिविर में जो युवा हैं उनको ट्रेन करो, और उन युवाओं को अंग्रेजों का जो फोर्स है उसमें ज्वाइन कराओ। और अंग्रेजों की फोर्स जो है वो लड़ रही थी सुभाष चंद्र बोस की फौज के खिलाफ। इसका मतलब था कि आप गद्दारी कर रहे थे, इसका मतलब था कि आप सुभाष चंद्र बोस जो देश को आज़ाद कराने आ रहे थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे। और आरएसएस ने यह भी माना कि हम चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मानते, हम भगत सिंह को नहीं मानते, हाँ इनको फांसी हो गई होगी या गोली इनको लग गई होगी, मार लिए हो गए, लेकिन ऐसे व्यक्ति हमारे आइकन नहीं हो सकते। आरएसएस ने चंद्रशेखर आज़ाद को, भगत सिंह को अपना आइकन मानने से साफ मना कर दिया। और उसके बाद फिर क्या होता है, 1940-42 के बाद जब देश का बंटवारा चल रहा होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा होता है, तो वेस्ट बंगाल जो है था उस समय, है ना, तब डिवाइड नहीं था बांग्लादेश, बंगाल में और सिंध में यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं। तो इनका कौन सा योगदान है इस भारत के आज़ादी की लड़ाई में? कोई योगदान नहीं है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उनके मुंह से कभी भी आपने आरएसएस की तारीफ सुनी? नहीं सुनी। पहली बार वो भी लाल किले से, है ना, 15 अगस्त के दिन आप आरएसएस की तारीफ करते हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का इस देश में उपद्रव मचाने के सिवा कोई और योगदान नहीं रहा है, उपद्रव मचाने के सिवा। मैं आरएसएस को पूरे होशो हवासों के साथ कह रही हूँ कि आरएसएस एक उपद्रव मचाने वाला संगठन है। आरएसएस पूरी तरह से संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। आरएसएस पूरी तरह से एकेडमिया में अपने लोग को, चाहे वो
एलिजिबल हो या नहीं हो, किसी भी तरह से करके उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा के किसी भी तरीके से उनको संगठनों में हर जगह पदों पर नहीं, बैठा रहा आपकी है। सरकार आए तो आप लोग बैन करिए। अगर मैं आपको, हाँ ठीक है, उस पर आती हूँ, लेकिन एक और, आपने 2024 के चुनाव के पहले देखा होगा हाँ, कि कैसे जेपी नड्डा जी कहते हैं हम्म, कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम्म, अब हम आरएसएस से मुक्त हो चुके हैं, बीजेपी अकेले कैपेबल है सरकार बनाने में। हम्म, तो शायद हो सके अंदर से कुछ इनको मिला होगा डोज, हम्म, तो इनको आरएसएस की तारीफ करनी पड़ी होगी। जी, लेकिन सवाल यह नहीं है हम्म, कि इन्हें आरएसएस की इन्होंने तारीफ की, सवाल यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री आज तक, हम्म, कोई भी प्रधानमंत्री आज तक लाल किले से किसी संगठन की, जो कि एक राजनीतिक संगठन हो, भले उसको सांस्कृतिक संगठन कहे, लाल किले से 15 अगस्त के दिन उसकी तारीफ नहीं किया है। ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक था। एक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन को, एक उपद्रवी ऑर्गेनाइजेशन को आप दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त वाले दिन आप उसकी तारीफ करते हैं। नहीं तो आपको ये लग रहा है कि आरएसएस उपद्रवी है? भाई वो लोग तो काम करते हैं, गली मोहल्ले में साफ सफाई का काम करते हैं, लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, हजारों स्कूल उन लोगों ने खोल रखे हैं। तो आप आरएसएस को उपद्रवी बोल रहे हैं, और अगर ऐसा आप लोगों को लगता है तो बैन करिए भारत में उसको। देखिए, अब आरएसएस, आपने सुना होगा राहुल गांधी जी ने कई बार बोला है कि जब हम पावर में आएंगे तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे। हाँ। सुना है, खड़गे जी ने भी ये बात बोला है। हम्म, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बात बोली जा रही है। हम्म, सरदार पटेल जी ने आरएसएस को पूरी तरह से बैन कर दिया था जब यह पाया कि गांधी जी की हत्या में नाथूराम गोडसे का ने किया है और उसका संबंध जो है वो आरएसएस से है। आरएसएस को पूरी तरह से आतंकवादी संगठन करके सरदार पटेल जी ने बैन किया था। लेकिन समस्या वहीं से शुरू हुई कि जब आरएसएस में, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, आरएसएस एक संगठन है, आप उन सारे लोगों को, उसमें डिबेट शुरू हुआ क्योंकि आरएसएस वालों ने लिख कर दिया नहीं हम ऐसा काम, अब हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसी कोई काम नहीं करेंगे, हम सुधर जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग जुड़े हैं आरएसएस से उनको तो कोई रास्ता दीजिएगा ना कि वो कहाँ जाएंगे। तो ये नेहरू जी में, सरदार पटेल जी में और आरएसएस प्रमुख में, बहुत सारे लोगों में बात हुई। फिर ये हुआ कि जो आरएसएस वाले हैं, जब बैन हुआ था, वो अपने प्राइमरी मेंबरशिप से हट के इस्तीफा देके वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। और उसी समय कांग्रेस में आरएसएस वाले घुस गए थे। बहुत सारे लोग अभी भी हैं, बहुत सारे लोग अभी भी हैं, उसमें कहने में कोई दो जो है डाउट नहीं है। फिर आरएसएस को बैन फिर किया गया था 1972 के आसपास, इंदिरा जी ने भी उसको बैन करने की कोशिश उन्होंने भी किया हुआ था। तो आरएसएस जो अपने आप को हमेशा से क्लेम करती रही है कि वो एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारत की संस्कृति पे वो एनजीओ की तरह काम करती है। आरएसएस एनजीओ है। आपने देखा होगा राम मंदिर से लेकर हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, आरएसएस प्रचार करती है। राम मंदिर बन रहा था, आरएसएस के जो कैडर हैं वो घर घर में जाकर अक्षत ले जा रहे थे, चावल दे रहे थे लोगों को, हल्दी चावल दे रहे थे लोगों को, और कह रहे थे कि मोदी जी ने ये मंदिर बनवा दिया, नहीं तो नहीं बनता, आप मोदी जी को वोट करिए। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है, आप बताइए। और आरएसएस इतना ट्रांसफॉर्म करता है, तो आरएसएस के जो है अध्यक्ष चितपावन ब्राह्मण के अलावा और कोई क्यों नहीं बनता है? नहीं बनता है ना। तो आप बताइए कि अगर आरएसएस किस हैसियत से मंदिर के उद्घाटन में जाता है और राष्ट्रपति को नहीं ले जाया जाता है, मोदी प्रधानमंत्री जी जाते हैं उस मंदिर के उद्घाटन में, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं लिया जाता है। और आप ये बताइए कि जब नया पार्लियामेंट बनता है तो वहाँ राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, क्यों? इसका मतलब है कि आज भी दलित पिछड़ों को, महिलाओं को उसी नज़र से, मनुवादी व्यवस्था की नज़र से देखा जाता है, अछूत माना जाता है उनको। जी। मोदी जी हो सकते हैं, आरएसएस प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं हो सकती, समझे। तो इस तरीके से मोदी जी जो तारीफ किए हैं संघ का, मजबूरी में किए हैं, क्योंकि 75 साल आने वाले हैं ना। जी जी। अच्छा। यही तो 75 साल की लिमिट लगाकर मोदी जी ने तो अच्छे अच्छे अपने गुरुओं को विदा कर दिया था ना। बताइए, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ही रह गए, अडवाणी जी।
है ना। बहुत तो सारे लोग। बहुत सारे लोग। हम्म, मोदी जी का भी तो 75 साल आ गया है। हम्म। 75 साल बाद कहीं कुर्सी खींच मोहन मिल जाए भागवत जी ने पीछे बयान से। भी दिया था। हाँ, मोहन भागवत जी ने बयान भी दिया था। हम्म, 75 साल आ गए हैं, अब क्या विचार है। हम्म, तो 75 साल में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरों की कुर्सी छीन लेंगे वो। तो इसीलिए तारीफ करनी पड़ी, वो अपने आप को बचाने के लिए वो संघ की तारीफ कर रहे हैं। जी। तो आप लोग देखिए, हम अभी डिबेट कर ही रहे थे, तो इसमें बातचीत कर रहे थे। तो एक बात मैं वो करना चाहता हूँ, आप महिला हैं और महिलाओं के मुद्दों पर कुछ बातें होनी चाहिए। कि जैसे कि अगर महिला कोई है तो क्या सारी महिलाएं एक जैसी हैं? जैसे मैंने नाम कुछ गिनाए, टीवी एंकर में भी महिलाओं की एक क्लास है, एक कास्ट है, या फिर एक सोशल लोकेशन से आने वाली महिलाएं हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाएं भी अलग अलग हैं, अलग तरह की? जैसे महिला रिजर्वेशन की आजकल बात की जाती है, अभी कुछ समय पहले संसद में भी एक बिल पारित हुआ, मतलब रखा गया, उस पर बड़ी डिबेट हुई, बहस हुई, और बहुत समय से बहस हो रही है, 2010 से लगभग। तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं भी अलग अलग तरह की हैं? देखिए, समाज के दायरे में जाएंगे, जी। उसमें मैं लेट जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने ही दायरे में आती हूँ। हम्म, मेरे ही घर में हम्म, एक मैं हो जाऊं, हम्म, और मेरे ही घर में एक और कोई महिला हो जाए हम्म, जिसको शिक्षा नहीं मिल पाई है, हम्म, जो हमेशा घर में रही है, हम्म, जिसको अच्छी स्कूलिंग नहीं हो पाई है, जो पीएचडी नहीं कर पाई है। हम दोनों में फ़र्क है, हम्म, राइट। हम्म, मेरे और मेरे ही घर में किसी और महिला में ही फ़र्क है, और समाज के अलग दायरों में आप जाएंगे वो तो फ़र्क है ही। ओबीसी समाज की महिलाओं की अलग समस्या है, हम्म, एससी समाज की महिलाओं की अलग समस्या है, एसटी समाज की महिलाओं की अलग समस्या है, माइनॉरिटी समाज की महिलाओं की अलग समस्या है, हम्म, और जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं वो ऑलरेडी संस्थानों में पहुंच चुकी हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप टीवी डिबेट के बारे में पूछ रहे होंगे, तो मोस्टली चैनल अपने डिबेट में जो एंकर होती है वो महिला रखती है फेस, राइट। तो सारे के सारे अपर कास्ट की हैं। प्रोफेसर में भी आप जाकर देख लीजिए, आप जेएनयू चले जाइए, आप डीयू चले जाइए, आप जामिया चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, मोस्टली जो हैं अपर कास्ट की हैं। जी। तो अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं की अलग अलग समस्या है। कोई सिर्फ प्रतिसत्ता से मारा हुआ है, तो कोई जातिवादी से भी मारा हुआ है, जातिवाद जो सिस्टम है उससे भी मारा हुआ है, कोई इकोनॉमिक जो बर्डन है उससे भी मारा हुआ है। तो अलग अलग समाज की जो पिछड़ी समाज की महिलाएं हैं उनके ऊपर कई मार है, कई मार। ये कहते हैं ना, अरे पैट्रियार्की तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि सवर समाज में अपर कास्ट में पैट्रियार्की नहीं है। आपके यहाँ सिर्फ पैट्रियार्की होगी, हमारे यहाँ बहुत समस्या। हमारे यहाँ पैट्रियार्की है, हमारे यहाँ जातिवाद है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल बर्डन है, हमारे यहाँ एजुकेशन प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ फैमिली प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ज़मीनों की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ 1000 प्रॉब्लम है। आपके यहाँ हो सकता है एक पैट्रियार्कल प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे यहाँ 100 प्रॉब्लम है। तो कोई भी कंपेरिजन नहीं है। बैकवर्ड महिलाएं बहुत पीछे, इसलिए कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। हमने आपको भी कई बार बोला है, आपसे हमारी बात हुई है, कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। लालू जी की मांग थी कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। आप जब ये बात कह रही हैं, तो ये जो महिलाएं हैं अलग अलग, आपको लगता है कि ये जो महिलाएं अलग अलग हैं, अलग तरीके से सोचने वाली महिलाएं हैं, इनका जो कास्ट लोकेशन है और जिन जगहों से आती हैं, आप डिबेट में जाती हैं, आपको कोई आदिवासी महिला डिबेट करते हुए मिली अब तक? नहीं मिली? कोई दलित महिला? आदिवासी महिला डिबेट करते हुए, वो भी आदिवासी झारखंड की हैं, और वो ऑलरेडी राज्यसभा हैं, तो कभी कभी बैठ जाती हैं। राज्यसभा सांसद हैं, फिर क्या? अदरवाइज नहीं। ऐसे मतलब जैसे ना, आप हैं, नहीं, एक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ना, मैं कभी देखा नहीं किसी को। मुझे खुद नहीं। दलित महिलाएं भी कुछ हैं। नहीं, आप आदिवासी महिला छोड़ दीजिए, आप आदिवासी महिला छोड़ दीजिए, आदिवासी महिला संस्थानों में हर जगह, आप प्रवक्ता छोड़िए सिर्फ, आप प्रोफेसर गिनवा दीजिए कितने मिलेंगे, राइट। और आप उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बना दिया गया, हमने दलित को एक राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन उनके पास वो एक रिफॉर्म लेकर आई थी, जेल रिफॉर्म, महामहिम जी, पता नहीं वो रिफॉर्म अभी हुआ या नहीं हुआ। आदिवासी प्रवक्ता ना आपको चैनलों पे मिलेंगे, ना ही आपको ओबीसी प्रवक्ता मिलेंगे। ये आरजेडी ने किया है, ये आरजेडी ने पहली बार किया है कि महिलाओं को, वो भी इतने कम उम्र में, बैकवर्ड समाज से आने वाली महिलाओं को अपने चेहरे बनाए हैं टीवी चैनल के,
और ये मैं बहुत गर्व से कह रही हूँ। आप कोई भी पार्टी देख लीजिए ना, आप बता दीजिए आरजेडी के अलावा ओबीसी महिला चेहरा टेलीविजन पे और कौन दे रहा है अभी फिलहाल? नहीं हैं, लेकिन दिख नहीं रही हैं थोड़ा। हैं लेकिन दिख नहीं रही। वही बात हो गई ना। बात यह है कि कागज पे आप बना दीजिए, कागज पे आप 200 प्रवक्ता बना दीजिए, 1000 प्रवक्ता बना दीजिए, लेकिन क्या आप उनको स्पेस दिला पा रहे हैं? कारण यह है कि जो आपके चीफ लोग बैठे हुए हैं ऊपर, वो भेजते हैं ना कौन कहाँ जाएगा। मैं सारी पार्टियों की बात बता रही हूँ। वो डिसाइड करते हैं कि आज ये चैनल है, आज तक चैनल है, जी न्यूज़ है, न्यूज़ 24 है, आज इस पर ये जाएंगे, आज उस पर वो जाएंगे, आज उस पर वो जाएंगे। आप तो लिस्ट में नाम तो दे दिए कि हाँ हम ओबीसी समाज से आ रहे हैं, दलित समाज से आ रहे हैं, हमारे इतने प्रवक्ता इतने आ रहे हैं, लेकिन कितने को आप स्पेस दे रहे हो? इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आरजेडी कर रही है। उन्होंने महिला चेहरों को बनाया, बैकवर्ड समाज से आने वाली महिलाओं को अपना चेहरा बनाया, दलित समाज से आने वाली महिलाओं को अपना चेहरा बनाया, और सिर्फ बनाया नहीं कागज पे, बल्कि उनको हर रोज सबसे ज़्यादा स्पेस टेलीविजन पे दिया जाता है। सारिका पासवान भी एक हैं आपकी पार्टी सारिका में। जी हैं। हाँ, अच्छा मैम, जब आप ये बात कह रहे हैं, मतलब 150 प्रियंका भारती, कंचना यादव जैसी प्रवक्ता जो है किसी पार्टी में कब दिखेंगी? मतलब सारी पार्टियों में, क्योंकि भाजपा में भी दलित पिछड़ी महिलाएं नहीं हैं, वहाँ भी एक क्लास की महिलाएं हैं जो अलग अलग तबकों से आती हैं। वो महिलाएं क्यों नहीं हैं? यही तो हमारा सवाल है। हाँ, यही हमारा सवाल है और यही हमारी मांग भी है कि कोटा विद इन कोटा जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन, जैसे कि अभी मान लीजिए कि कोई महिला सोच रही है कि मुझे राजनीति में जाना है, फिर किसी से सलाह ले रही है, तो सलाह ये देता है कि अरे राजनीति में तो सारे पुरुष होते हैं, पता नहीं वहाँ तुम सरवाइव कर पाओगी या नहीं कर पाओगी, अरे राजनीति करने के लिए तो तुम्हारे पास 10 करोड़ 20 करोड़ पैसे चाहिए होते हैं, तुम पता नहीं वो कैसे अरेंज कर पाओगे, जब तक तुम्हारे पास ये नहीं होगा तब तक तुम क्यों राजनीति में जाओगे। ये क्या होता है कि जो राजनीति का जो रूप तय कर दिया गया है ना, कि इसमें ये पैसा चाहिए होता है, इसमें ये चाहिए होता है, इसमें इतने कनेक्शन चाहिए होते हैं, इसमें ये चाहिए होता है, वो जो स्वरूप है आज के समय में यहाँ पर इंडिया में चुनाव लड़ने का, उस स्वरूप जो है महिलाओं को पहले ही फियर दे देता है कि पता नहीं मैं उस सिस्टम में सरवाइव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। राइट। जिस दिन कोटा विद इन कोटा आएगा, मुझे पता चलेगा, एक महिला को पता चलेगा, हर महिला को पता चलेगा कि ये तो मेरा अधिकार है, मैं ओबीसी समाज से आती हूँ और सरकार ने ये तय किया है, ये मेरा अधिकार है कि इतनी सीटें मेरे लिए रिजर्व हैं, मैं उस कैटेगरी में कंपटीशन दूंगी चाहे मेरे पास पैसे हो या नहीं हो, क्योंकि वो सीटें मेरे लिए रिजर्व है। और जब मेरा कंपटीशन किसी और से होगा तो भी एक रिजर्व कैटेगरी से आ रही होगी महिला होगी। मान लीजिए आरजेडी ने एक ओबीसी समाज से आने वाली महिला को दिया, तो जदयू भी कोई कैंडिडेट दे रही है तो रिजर्व सीट है, तो जदयू को भी उसी समाज से, उसी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला को देना पड़ेगा। बीजेपी दे रही है, उसको भी देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी एक लेवल प्लेइंग फील्ड स्थापित हो गया है, जिसमें हर एक महिला के पास लगभग उतने ही रिसोर्सेस हैं और वो आसानी से चुनाव फाइट कर सकती है। लेकिन जब कोटा विद इन कोटा नहीं होगा, आरजेडी ने एक गरीब महिला को दिया, या सपा ने, या किसी ने भी एक गरीब पृष्ठभूमि से ओबीसी से आने वाली महिला को दिया, और बीजेपी ने एक सांसद की वाइफ को उतार दिया। सांसद जी तो हजारों करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं, एक यहाँ हैं जिनके पास जो है 50,000 1 लाख रुपए भी नहीं है, एक वहाँ है जो 100 करोड़ रुपए लेकर बैठी हुई हैं। तो दोनों में मुकाबला नहीं हो सकता ना, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता। और जिस दिन कोटा विद इन कोटा आ जाएगा, ये जो स्वरूप ऑलरेडी निर्धारित हो चुका है चुनाव को लेकर, वो बैरियर जो है खत्म हो जाएगा, तो ऑलरेडी अपने आप फीमेल आने लगेंगी पॉलिटिक्स में, वो प्रवक्ता भी बनकर आने लगेंगी कंचना की तरह। वो जो है कि जो सांगठनिक जो स्वरूप होता है उसमें भी आने लगेंगे, वो चुनाव भी लड़ने लगेंगी। लेकिन ये इजीनेस जो है वो लाना पड़ेगा। नहीं तो जो महिलाएं नहीं आ पा रही हैं, ये सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से आ पाएंगी? जैसे कि अगर आया भी रिजर्वेशन तो सांसद विधायक के बेटे बेटी पत्नी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मेरा ये सवाल है कि पार्टियों के अंदर भी सपा में अभी 11% के आसपास लोकसभा सांसद महिलाएं हैं, जो एक आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी पार्टियों में बहुत कम सांसद महिलाएं हैं, शायद आरजेडी के पास इस बार हैं कि नहीं, लोकसभा में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी पार्टियों के पास महिला सांसद ही नहीं है, तो महिलाओं की आवाज़ कौन उठाएगा? लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुरुष आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन महिलाएं तो होनी चाहिए। ये भाजपा से भी जीती हुई बहुत कम महिलाएं हैं। तो आप लोग, ये जो महिला का इशू है पार्टी के अंदर,
पार्टी में किसी सांसद विधायक की बेटी ही जीत के जाएगी, तो कंचना यादव को टिकट कैसे मिलेगा? देखिए, एक बात आप जो कह रहे हैं अपनी तरफ से वो बहुत ही लॉजिकल है, सवाल बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, आपने एक और सवाल पूछा, उसी में ऐड करके मैं दोनों को बताती हूँ कि क्या अकेले रिजर्वेशन ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, रिजर्वेशन आ जाए और पॉलिटिक्स? नहीं, एक माध्यम हो सकता है। दूसरा माध्यम जो है वो एजुकेशन है। आप तो खुद सिस्टम में रहे हुए हैं, यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी किए हुए हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, आप देखे होंगे कि जो बैकवर्ड समाज से आने वाली लड़कियां होती हैं उनके घर से ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि जल्दी से ये मास्टर्स ख़त्म करो, पीएचडी ख़त्म करो, तुम्हारी शादी करवानी है, या पीएचडी ख़त्म करके जल्दी से नौकरी लो, या एक्टिविज्म में भी अगर आ जाएं वो तो एक प्रेशर होता है उनके ऊपर। एक सिस्टम जो बना हुआ ऑलरेडी कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, कहाँ पहले हमें पढ़ना ही अलाउड नहीं था, लड़कियों को पढ़ना अलाउ था, लड़कियों को नहीं अलाउ था। ये संविधान ने हमें ताकत दी, ये बाबा साहब ने हमें ताकत दिया, ये हमारे जो पुरखे जो लेकर आए मंडल कमीशन, वहाँ से हमें ताकत मिला कि हम पढ़ पाए हैं। और जब हम पढ़ पाए हैं तो हम राजनीति में आए हैं, और हम पढ़ पाएँ और हम आगे और बढ़ पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो प्राइवेट जो संस्थानें हैं वहाँ पर भी आरक्षण लागू करो, ताकि हजार नहीं लाखों कंचना यादव निकले, समझे? और जब निकलेंगी, जब पढ़ेंगी, तो सबका इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिक्स में जाने का, लेकिन जो निकलेंगी वहाँ से, जिनका इंटरेस्ट होगा, उसके सामने पैसा बैरियर न बने, उनके सामने उनका सोशल स्टेटस, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस बैरियर न बने। इसीलिए ज़रूरी है कि कोटा विद इन कोटा हो, समझे? तो ये समस्या सॉल्व करने के लिए अक्रॉस द पार्टी, मैं इंडिया के सारे पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में बात कर रही हूँ। इसीलिए तो जब 1996 में पहली बार बिल आया, फिर ये कि महिला बिल को, महिला विरोधी हैं ये लोग। आपको मालूम है उस समय एलीट क्लास की महिलाएं ही संसद में हुआ करते थे, और बैकवर्ड समाज से आने वाले लालू जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, इन सबको क्या कहते थे कि ये लोग महिला विरोधी हैं। ये लोग महिला विरोधी नहीं हैं, ये लोग ये हैं जो देखते हैं कि जानते हैं कि हमारी समाज की महिलाओं का दशा अभी क्या है। हमारी समाज की महिलाएं तो अभी स्कूल ही नहीं गई हैं। आप तो एलीट सर्कल से आते हो, आप तो पार्लियामेंट तक पहुंच गए हो, तो वहाँ स्कूल पहुंचने में, फिर कॉलेज पहुंचने में, फिर पीएचडी करने में या नहीं करने में एक वर्ष लगेगा, 25 साल 30 साल लगेगा। 25-30 साल हुआ मंडल कमीशन आए हुए, तो हम लोग आए। 25-30 साल और रहेगा मंडल कमीशन, 40 साल और जैसे जाएगा आगे, वैसे और लोग आएंगे, वैसे और लोग आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि संख्या के अनुपात में जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाया जाए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन जो है वो लागू किया जाए, और कोटा विद इन कोटा लागू किया जाए, ताकि जो सोशल जो एक्सक्लूजन है, राइट, जो डिफरेंसेस हैं, उसको बराबर कर दिया जाए। कि अगर आरजेडी से फाइनेंशियली कमज़ोर ओबीसी तबके से आने वाली या दलित तबका से आने वाली महिला लड़ रही है, तो दूसरी पार्टियों को भी उसी तबके से आने वाली महिला को लाकर उससे फाइट करानी पड़े, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। जी जी, आप ये बातें महिलाओं के बारे में करें, आप डिबेट में जाती हैं, महिलाओं के लिए क्या प्रॉब्लम है, राजनीति में आने की क्या प्रॉब्लम है, और डिबेट में बैठकर बातचीत करने में भी कुछ दिक्कतें हैं क्या? आप लोग जाते हैं डिबेट में तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? जैसे कि मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर पुरुष हैं डिबेट में, महिलाएं तो हैं नहीं। पॉलिटिक्स में भी सारे के सारे ज़्यादातर पुरुष हैं, तो वहाँ पे एक महिला के लिए क्या है, मतलब क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, अगर कायदे से कहे, और हम अपनी, जैसे कि हमारे और पार्टियों की प्रवक्ता जो महिलाएं, हम सबकी बात कहें, जो हम लोग बात करते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता, हमें कोई संकोच नहीं होता। और अगर कोई हमें चैनल पे बैठकर, आपको मालूम होगा, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक आपको वाकया बताती हूँ कि एक डिबेट में मैं बैठी थी और एक अपर कास्ट की महिला बैठी थी, राइट। वो उनका एरोगेंस ऐसा है कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने मुझे लठैत कहा। सुना मैंने, सुभ्रास, क्या नाम, सुभ्रास था, क्या नाम? हाँ, जो भी नाम हो। उस लड़की ने मुझे लठैत कहा। मैंने पलट के जवाब दिया, हाउ डेयर आर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि तुमने मुझे लठैत कहा। हाँ, ये सच है, जैसा कि तेजस्वी जी ने भी 2 दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने लाठी और कलम दोनों दिया। लाठी हमने तब दिया जब हमें इस देश के सामंतियों से लड़ना था,
जब हमें ये बताना था कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा घर है, ये हमारा वोट का अधिकार है, ये हमारे लिए भी ये सड़क है, और हम उतने आत्मसम्मान के साथ हम भी जीना जानते हैं और हम भी जीना चाहते हैं, ये संविधान हमें अधिकार देता है। तो हमने लाठी दी, हमने कलम भी दी। जब हमें वो अधिकार मिल गया तो हमने कलम दिया हाथों में, मंडल कमीशन और तमाम जो हमारे प्रयास रहे हैं उससे, ताकि उससे कंचना, प्रियंका, सारिका जी और तमाम ऐसे लोग अलग अलग टीवी चैनलों पे, अलग अलग विभाग में, अलग अलग सेक्टर में जा पाएँ, पहुंच पाएँ। तो हमने लाठी और कलम दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे लठैत बोलोगे। हमने तुम्हारे जैसे लोगों से लड़ने के लिए लाठी उठानी पड़ी थी हमें। और आपको एक चीज़ बहुत शानदार बताते हैं, इन सब टर्म्स का इजाद कैसे होता है। टर्म्स का इजाद होता है कि आपको कह दिया जाएगा, अरे अरे आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो सारे लठैत आ जाएंगे। लठैत शब्द जो बनाया गया था ना, वो इसीलिए बनाया गया था ताकि आपको डिमीन किया जा सके। लेकिन एक बात बता देते हैं, लाठी हम गर्व के साथ उठाते हैं। ये डिमीनिंग के तौर पर आप हमसे लठैत लठैत हमसे नहीं बोल सकते। किस मामले में मैं तुमसे कम हूँ? एजुकेशन के मामले में तुम्हारे पूरे खानदान से ज़्यादा हम लोग पढ़े लिखे होंगे, तुम हमें लठैत बोलोगे? तो ये जो जाति एरोगेंस है ना, ये जो जाति मानसिकता है इनकी, जहर भरा है इनके अंदर। जहरीली औरतें हैं ये लोग ना हमें ऐसे देखती हैं, अरे ये यादव से होकर ऐसे आ गई, ये बैकवर्ड समाज से होकर ऐसे आकर हमारे सामने बोल रही, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? कुंठा भर जाता है उनके अंदर। और इसीलिए उनको जवाब देना जरूरी था, हाउ डेयर आर यू, मुझे तुमने लठैत कैसे बोला? और दूसरा, और ये जो शब्दों का इजात मैं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप सोचो ना, कितना हंसने वाली बात है कि अखिलेश जी हैं तो टोटी चोर कह दिया। भाई, इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको टोटी की जरूरत है कि चुरा लेंगे वो? आप बताइए ना, टोटी चोर क्यों कहा गया? कहा गया ताकि जो वोटर्स हैं इनके, जो सपोर्टर्स हैं उनके, जिस समाज से आते हैं उनके वोटर, और उस समाज में इनको टोटी चोर कह के डिमीन कर दो। तो लठैत हो, टोटी चोर हो, चारा चोर हो, ये सारे टर्मिनोलॉजी अपर कास्ट, ब्राह्मणवादी मानसिकता के, मनुवादी, सामंती मानसिकता के लोग इजाद करते हैं कि कल परमिंदर अंबर का चैनल बहुत चल जाए तो कैसे इस चैनल को बदनाम करने के लिए एक टर्म आपके लिए भी गढ़ा जाएगा, आपके चैनल के लिए एक टर्म गढ़ा जाएगा, और उस टर्म से आपको डिमीन किया जाएगा, आपके चैनल को गिराया जाएगा। बिल्कुल। तो मैं यही पूछ रहा था, मैं अंतिम में एक सवाल और पूछ लेता हूँ। एक महिला के लिए राजनीति में क्या दिक्कत है, जो मैंने पूछा भी उसका उत्तर आपने नहीं दिया। एक महिला के लिए क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि अनवांटेड मैसेज आते हैं, लोग बात करना चाहते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, कैसे उसको हैंडल एक महिला करे? देखिए, स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा अनवांटेड मैसेज। आजकल तो एआई का ज़माना है, पता नहीं किसके सिर पर किसका फोटो लगाकर, किसके फोटो पर किसका सिर लगाकर एडिट करके लड़कियों को बदनाम करे। तो आप लोगों का भी फोटो होता है, बहुत एडिट होता है। ये तो हमारा जो है ना कि टॉलरेंस आ गया है। हम इग्नोर मारते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोगों के जो 2 रुपए के ट्रोलिंग गैंग है, उनसे लड़के कुछ नहीं मिलेगा। हमारी लड़ाई और बड़ी है और आगे है। दूसरा, चैलेंजेस, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है वो महिला जो है राजनीति में नहीं आ सकती। हम कह रहे हैं कि जो महिला आज भी समाज में जो पिछड़े तबके की हैं, दलित, SC ST तबके की हैं, जो नहीं पढ़ पाई, संस्थानों में नहीं पहुंच पाई हैं, उनको आगे करने की ज़रूरत है। और उनको आगे करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की ज़रूरत है, कोटा विद इन कोटा की ज़रूरत है, एक उपाय। दूसरा उपाय है कि साथ में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है जी। तीसरा उपाय एजुकेशन। इवन आप देखोगे कि क्या होता था कि पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, DU हो, BHU हो, JNU हो, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है जी। जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है वहाँ से भी बहुत लीडरशिप निकलती है, लड़के भी निकलते हैं, लड़कियाँ भी निकलती हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन हो रहा है उसको बंद करवाने की कोशिश हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ से फर्दर कोई लीडर
चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वहाँ से ना निकल पाए। और कारण ये है कि ये लोग ये देख रहे हैं कि जो ये लीडर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, वो अब तो बैकवर्ड समाज से निकलने लगे हैं। तो बैकवर्ड समाज से लीडर ना निकल पाए पढ़ लिख कर, उसको बंद करने के लिए सीधे इलेक्शन बंद कर दो, ये कहने के लिए कि बच्चे तो जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, पढ़ाई लिखाई करे, IAS OIS बने, ये नेतागिरी करने की क्या जरूरत है। तो नेतागिरी हमको करनी है, आप थोड़ी डिसाइड करोगे। नेहरू जी कहा करते थे, और जितने भी लीडर हैं वो सब कहा करते थे कि लीडर जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट लीडरशिप से निकलते हैं, ग्राउंड से भी निकलते हैं, स्टूडेंट लीडरशिप से निकलते हैं। और क्योंकि अब संस्थानों में OBC SC ST तबके के बहुत बच्चे पहुंच चुके हैं, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई सांस्कृतिक संगठन बनाते हैं या चुनाव लड़ते हैं, फिर बाद में लीडर बनते हैं, और ये मास लेवल पे हो रहा था। और मास लेवल पे बैकवर्ड समाज से लीडर ना निकल पाए, इसीलिए चुनाव बंद कर दो यूनिवर्सिटियों में। अब मैं 5 सवाल बहुविकल्पी पूछ लेता हूँ आपसे। मैं बस मेरा पहला ही सवाल है कि आप ये बताइए कि आपके आइडियल कौन है, अगर एक व्यक्ति का नाम लेना हो किसी का। आप एक व्यक्ति का नाम लेने बोल रहे हैं, इसलिए मैं कहूँगी कि लालू जी। अगर मैं पूछूं कि लालू जी और राबड़ी जी में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? देखिए, ये आप बहुत ही मतलब बाइफरकेट करके सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन राबड़ी जी का स्ट्रगल अलग रहा है। राबड़ी जी एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और पूरा सिस्टम उनके पीछे इस तरीके से लगा दिया गया था कि उनके राज को कैसे बदनाम करो। आपने तो सदन का डिबेट भी सुना होगा, यही नीतीश कुमार जी थे। आज भी नीतीश कुमार जी कैसे, अरे इसका पति है तो बोला होगा, इसका पति मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी जी। क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ, जिस फैमिली से हम सब आते हैं, जो घर में संभाल रही हैं, घर में जो हमारी मम्मी हैं, दादी रही हुई हैं, है ना, उनको एक राज्य संभालना पड़े और उनको सब डिमीन करें, लेकिन वो सीखती हैं, वो सीखती हैं और वो राज संभालती हैं, और दोबारा उनकी सरकार बनती है। तो हमको लगता है कि अगर आपने क्योंकि चूज करने का ऑप्शन दिया है, तो मैं राबड़ी जी चुनूंगी। अच्छा लीडर कौन, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? दोनों दो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छे लीडर हैं। एक अगर देश के लेवल पे देखें, और एक अगर अभी मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं अखिलेश जी, देखें तो उन्होंने जो काम किया, दोनों बेकार हैं। तो मेरे साथ आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव जी जुड़ी थी। हम सब ने पॉडकास्ट में लगभग 1 घंटे की बातचीत की है। आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पर हम सब ने एक सब्सक्रिप्शन रखा है 159 का, वो चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो इससे हम लोगों को मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं काम नहीं करता हूँ, इस चैनल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और हम लोग चंदा नहीं मांगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब सपोर्ट करें, देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कंचना जी, मैं आपसे कहूँगा कि आप भी ये बात कैमरे में देखकर बोलें कि लोग टॉक विद परमिंदर से जुड़े। देखिए, जिस तरह से परमिंदर जी बोले हैं, इनका चैनल है, और मैंने देखा है खुद की इस चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि जैसा अभी मैंने पूरे डिबेट में, पूरे इनसे टॉक में बताया कि जो सेक्शन है, जो पिछड़ा सेक्शन है, वहाँ से लोग अभी धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं, अभी नहीं पहुँचे हैं। तो कम से कम जितने लोग आए हैं, परमिंदर जी जैसे लोग, परमिंदर जी इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद देखती हूँ कि अभी देख रही हूँ कि कितने लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप सब सपोर्ट करिए, इनके जो वीडियोज़ हैं उसको आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड करिए, जिस तरीके से भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं करिए, क्योंकि ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है। हमें उसी ब्राह्मणवाद और मनुवाद तंत्र से निकलकर अपना तंत्र बनाना है। तो इसलिए सपोर्ट करिए परमिंदर जी का चैनल और इसको आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया।